नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ फिर मिलोगी के आगे का एपिसोड। तो आइए सुनते हैं फिर मिलोगी, जिसको लिखा है मधु चतुर्वेदी जी ने। दिवाली के तीसरे दिन मतलब भाई दूज पर वसुधा और मीकू वर्धा पहुंचे। इस बार वसुधा को वर्धा जाने पर सना और पूनम के मिलने की खुशी भी हो रही थी। इंस्टाग्राम पर सना और पूनम को ढूंढ लेने का ढिंढोरा तो माँ, नीरज भैया, रेवा सभी तक पहुंच गया था, मगर वसुधा ने फेसबुक पर किसी और को सना से पहले ढूंढा था, जिसका हल्ला किसी से नहीं किया। उस आखिरी मुलाकात के बरसों बाद, जीवन की सबसे खूबसूरत बारिश के सालों बाद, एक भीगे हुए लड़के से बिना कोई वादा किए बिछड़ने की मुद्दतों बाद, अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर दिन बीतने के अरसे बाद, वसुधा ने सर्च इंजन पर जो पहला नाम टाइप किया वो था आशीष फर्नांडिस सिलोन। रिजल्ट में 4 आशीष फर्नांडिस एक के नीचे एक थे। तीसरी बार में उसने जो प्रोफाइल क्लिक किया तो धड़कन उतनी ही तेज हो गई जितनी 18 साल पहले कॉलेज कॉरिडोर पर आशीष को सामने से आते देखकर हुई थी। प्रोफाइल की फोटो सेक्शन में आशीष की 8 से 10 फोटो थी। सुंदर सी बीवी और एक प्यारा सा बेटा कई तस्वीरों में साथ दिखे। दुबई, सिंगापुर घूमने की तस्वीरें। तभी वसुधा की नजर टाइमलाइन पर लिखे एक वाक्य पर जा टिकी। प्रोफाइल कवर पर मोटे अक्षरों में लिखा था, 1 यूनिवर्स, 9 ग्रह, 204 देश, 809 आइलैंड, 7 समुद्र और करोड़ों लोगों के बावजूद मुझे बाई चांस तुमसे 2 बार मिलने का मौका मिला। कोई तो वजह रही होगी। वसुधा ने देखा उस प्रोफाइल में आखिरी पोस्ट भी 2 साल पहले की है। मन वैसा ही कड़ा रखा जैसा पोस्ट ऑफिस के सामने फोन नंबर लिखा कागज फाड़ते समय था। भाई दूज के दिन वसुधा ने नीरज भैया, जय विजय को टीका लगाया। मीकू को नीरज भैया की बेटी श्रद्धा ने टीका। नीरज भैया के दोनों बच्चों पलाश और श्रद्धा में माँ की जान बसती है। त्योहार पर मुन्ना चाचा और चाची भी आए थे। आशीष को भाई दूज पर ससुराल से आने नहीं मिला तो चाची पानी पी पी कर उसकी सास को गालियां बक रही थी। आशी को दूसरी भी बेटी पैदा हुई अभी 2 महीने पहले। आशी और जय दोनों की 2 बेटियां हो गईं तो मुन्ना चाचा चाची दुखी, माँ और नीरज भैया सुखी हो गए। माँ को तसल्ली थी कि वसुधा और नीरज दोनों के पास बेटा है। चाची घर आती है तो माँ से बात करने की बजाय रसोई में मनीषा भाभी से कोने कोने से होकर बात करती हैं। माँ को चाची की ये बदमाशी समझ आ जाती है, मगर अब उनके हाथ से सत्ता खिसक कर मनीषा भाभी के हाथ में जा चुकी है। चाची खुसुर फुसुर करते हुए मनीषा भाभी से कहती हैं, दीदी तुम्हें तो बड़ा कंट्रोल करती हैं, अपनी सास को एक नहीं पूछती थी। जेठ जी की वजह से उनको अम्मा का थोड़ा बहुत करना पड़ता था। अम्मा कभी खाने पर हम लोगों को रोक लेती थी तो दीदी को बहुत गुस्सा आता था। जय विजय या आशिक को जन्मदिन पर अम्मा पैसा पकड़ाती तो तुम्हारी सास लड़ती थी। मनीषा भाभी को ऐसी बातें सुनने से बड़ा रस मिलता। माँ उदास होकर वसुधा से कहती, तेरे बाबा कितनी जल्दी चले गए, हम दोनों की जिंदगी सबका करते करते निकल गई। दादी के राज में कभी चैन से जी नहीं पाई। दादी के जाने के बाद 4 दिन मन का तो जी तो बाबा चले गए। इतनी बदमाश है तेरी चाची की अपनी बहुओं को यहाँ नहीं लाती और खुद मनीषा से खुसुर फुसुर करती है। हर त्योहार में बिना बुलाए अभी भी आ जाती है कि अम्मा के कारण आते थे तो अब जीते जी नियम नहीं तोड़ेंगे। यहाँ आकर चुगली चपाटी का एक मौका नहीं छोड़ती। नीरज भी मनीषा को कंट्रोल नहीं करता। उधर जय को देख, कभी अपनी बीवी को मेरे पास 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ता। चाची को मालूम नहीं था कि वसुधा बरामदे में ही लेटी है, सो मनीषा भाभी से दबी जबान में बोल रही थी, तेरी सास 24 कैरेट सोने की मोटी चैन पहनी है, चैन का वजन 2 तोले से क्या कम होगा। इस उम्र में भी दीदी का फैशन तो देखो, 2 जोड़ी कान के रखे हैं। शादी ब्याह में जाते बखत बदलने का शौक है, ये नहीं होता कि अब सब कुछ तुझे सौंप दे। देख वसुधा को अभी जाते बखत बिदागरी में न दे दे। वसुधा को बहुत बुरा लगा, मगर चाची और मनीषा भाभी से कुछ बोलने का मतलब न था। आंखें मूंदी पड़ी रही। थोड़ी देर के बाद बिस्तर से उठकर दालान में चुप बैठी अपने इस घर को चुपचाप निहार रही थी। कैसे मोटी दीवारें और काले पत्थरों वाला ये पूरा घर भी माँ के साथ बूढ़ा हो गया। दादी और पापा की अर्थी इसी आंगन से उठी। इस घर में मेरी शादी का मंडवा लगा। यहाँ आने के बाद ही हर बार चंडीगढ़, नलिन सब धुंधलाने लगते हैं। मैं फिर से वो कुंवारी लड़की बन जाती हूँ जो कभी दादी के साथ पास पड़ोस में कीर्तन में जाती थी, बाबा की दुकान से लौटने पर पानी का गिलास थमाती,
काले पत्थरों के इस आंगन में बारिश की बूंदें हजारों चमकीले सितारे बिखेरती थी। अब बरसों हुए इस आंगन ने दादी और बाबा के पदचाप को महसूस नहीं किया। बाबा के जाने के बाद माँ उम्र की ढलान बहुत तेजी से पार कर रही थी। मीकू बाहर पलाश और श्रद्धा के साथ खेल रहा था। दिवाली के बाद की कनेर से पीली धूप में खाट पर बैठी माँ जर्द आंखें मूंद सन से सफेद बालों पर कंघी चलाती जाती। अपने रूखे पैरों पर मलने सरसों तेल भरी कटोरी में उंगलियां डुबोती और झुर्रियों पर लुथर पुथर चुपड़ाती। एकाकी शामों में माँ अक्सर बाहर सड़क वाले दरवाजे के किनारे बने सीमेंट के चौड़े या कभी बरामदे में चुप बैठ आते जाते लोगों को निर्विकार ताकती। घर के बाकी लोगों की व्यस्त दिनचर्या को माँ की जरूरत नहीं, लेकिन माँ अपनी गैर जरूरी उपस्थिति में बावजूद कभी नीरज भैया तो कभी पलाश से पूछती, थाली लगवा दूं बेटा? कुछ न सोचता तो वृत्तकाया अपनी शक्तानुसार धीरे धीरे जाकर रसोई से एक गिलास पानी ला बाजू में रख देती। भोजन करते नीरज भैया को इस एक गिलास पानी से फर्क पड़े न पड़े, माँ को दिली तसल्ली मिल जाती। सजे धजे श्रद्धा और पलाश को बाहर घूमने जाते देखती तो पूछती, कहाँ जा रहा है रे? इस संभावित सवाल के उत्तर के लिए पहले से ही प्रशिक्षण पाए बच्चे कहते, हमें नहीं मालूम। माँ न हुई पाकिस्तानी जासूस हो गई जिनसे सारी बातें छिपाना है। धीरे धीरे माँ ने पलाश और श्रद्धा से पूछना भी छोड़ दिया और उन्हें आते जाते देख चुप उल्लू से ताकती रहती। सजी धजी मनीषा भाभी और बच्चे खट खट निकल जाते। वे माँ को नहीं बताते अपना गंतव्य, प्रयोजन या आयोजन। उनके लौट कर आने के बाद माँ फिर से पलाश को बुलाकर दबी आवाज में पूछती, कहाँ गए थे तेरे मम्मी पापा? हाय मेरी माँ, अपने ही जायों के लिए ये लाचारी। जवाब न मिलने पर फिर चुप पंखा झलने लगती। बाबा के जाने के बाद घर में माँ की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। माँ नए साल में बाबूलाल और पंचांग के पन्ने पलटती एकादशी, चौथ, पूर्णिमा, राशिफल पढ़ते हुए बताती, परिवार में किसकी साढ़े साथी चल रही है, किसका राजयोग है और किसे वाहन सुख है। त्योहारों पर पीतल की बड़ी थाल में पंडित के लिए चावल गेहूं का सीधा निकालती। वसुधा को आज अपना घर देखकर रोना आने लगा, जैसे इस घर के साथ उसका बचपन, जवानी सब खत्म हो गए। जिस घर में कभी बंधन महसूस करती थी, वो घर आज उसे पूरी तरह आजाद कर चुका है। आज घर उसे परिवार नहीं रिश्तेदार मान चुका है। उसका मन भीतर से पुकार रहा है, एक बार फिर मुझे बांध ले। तुमसे दूर जाकर भी तो मैं कोई घर ना मिला मुझे, बोलो कहाँ जाऊं? एक बार घर बदर की सजा हुए को वापसी का अभयदान नहीं मिलता। इस घर से नाता टूटने के बावजूद अभी भी एक आखिरी कड़ी माँ इसे मुझसे जोड़ी रखी है। माँ के जाने के बाद वर्धा से चंडीगढ़ को जोड़ने वाला ये पुल टूट जाएगा। जब तक माँ इस घर में है तब तक आंगन में चहलकदमी करते अंधेरों को तुलसी चौरे पर टिमटिमाता दीपक थाम लेता है। माँ है तो शूर्पणखा, कंस, ताड़का, कुंभकर्ण की दुष्टता की कहानी अमर है। माँ है तो घर पर घी से बना काजल भरा पीतल का कजरौटा है। बेमौकरों के लिए आंगन में मिट्टी का चूल्हा है। कोने में कजियारी पड़ी मिट्टी तेल में डूबी सुतली सी डिबलिया है। वर्धा के इस पुराने घर में माँ है तो हल्दी गुड़ का काढ़ा, जाड़ों में गोबर उपालों की अंगीठी है। माँ है तो बच्चों के जन्मदिन पर टीके के बाद खूब खुश रहो, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, बड़े अफसर बनो के आशीर्वादों के साथ 100 का नोट है। माँ है तो कितनी थक जाती है रे, जैसे फिक्र है। माँ की बीपी की दवाई लाना किसी को याद नहीं रहता, लेकिन उनके 2 जोड़ी कान के और गले में पहनी चैन का सराफा भाव सबको पता है। माँ की दवा लेकर आया व्यक्ति बचे पैसे कभी न लौटाता। बोली माँ सबको बताती, नीरज हाल के हाल दवा ले आया। जब कभी माँ खाना परोसती तो लगता पूरी रसोई थाली में भर कर ले आई है। माँ के बनाए इस घर में शांति बनी रहे सोचकर माँ सारा अपमान चुपचाप सह लेती है। माँ के बटुए से आखिरी खुरचन में झाड़ने की ख्वाहिश में मनीषा भाभी खर्चों का रोना बढ़ा चढ़ाकर रोती और अपने गहनों तक की खरीदारियां माँ से छिपाती। कोई नई चीजें माँ की नजर में आ जाए तो मायके से मिला बता देती। माँ डलिया लेकर बाड़ी में ठाकुर जी के लिए फूल पत्तियां तोड़ने जाती तो रसोई के लायक भी कुछ न कुछ चुन लाती। माँ है तो गोल मटोल बच्चों के कान के पीछे नजर बट्टू, माथे पर शगुन का लाल टीका है। रसोई में बच्चों के नाम गुदे कांस के बर्तन, दीवारों पर अनार की टहनी से लिखा शुभ लाभ।
मुंडेर से झांकते सुबह के सूरज को अर्घ का सत्कार है। पितर को जल है, माँ है तो पतोहू, बहुरिया, दुल्हन, बिटिया, बबुआ, लल्ला, मौड़ी, बिन्नो, जमाई बाबू जैसे संबोधन है। वसुधा के लिए विदाई की कोच भराई है, पर्व के नीग हैं, बधावे हैं। माँ है तो इस गली में परदेशी ब्राह्मण के समाज के साहेबर, मुंडन हल्दी के गीत हैं, चौखट से टंगी आम की पत्तियों के तोरण हैं। माँ का कमरा वो धर्मशाला है जहाँ से हर कोई अपने काम की चीज साधिकार उठा लेता, लेकिन कभी इस कमरे में जरूरत का सामान लाकर कोई नहीं रखता। माँ के कमरे की दीवारों पर भगवान के कैलेंडर, आलू पर दवाइयाँ रखे, खाने के बाद और खाने के पहले लिखे लिफाफे, डोलची में सुपारी काटने सरोते हैं। उनके कपड़े के बटुए में पिपरमंट के लिए चिल्हर है। रसोई में बांस के टोकरे, सूप, थाली में बुकनू, चटनी का जायका, रेत पर रखा ठंडा मटका है। पीपल की परिक्रमा है, द्वार पर दान है, दक्षिणा है। वसुधा और मीकू को चूमकर भीगी पलकों से, जब तक मैं हूं जल्दी जल्दी आया कर बेटी, जैसे मुनहार है। बच्चों को बुरी बलाओं से उबारने राई मिर्ची की उतरन है। विपत्ति निवारण के लिए 5 गुरुवार के व्रत का मानता, देवी दर्शन की मनौती और सत्यनारायण कथा की प्रण है। दांत दर्द के जाम पत्तों वाले घरेलू नुस्खे, आंगन में गोबर झड़ा है। बासा खाना फेंक न जाए सो माँ ही है जो भगौनिया सुनकर हमेशा कहती, नहीं उतरा है मनीषा, एकदम सही है। सब्जियों और फलों के छिलके लिए माँ झुकी कमर से चौराहे पर जाकर आया आया करती गाय बुलाती। अनाज बिनने फटकने के बाद मिट्टी में गिरे दाने झाड़ बटोर कर छत पर पंछियों के लिए बगेर लगाती। पुल के ऊपर से निकलने पर नदी में एक सिक्का फेंक आया करती। फूल तोड़ने से पहले जोर से ताली बजा पेड़ को सूचित करती। बाबा के ही सहेजे बनाए कई कमरों में इस घर में माँ का अधिकार क्षेत्र पूजा घर, अपना कमरा और आंगन की चहलकदमी का दायरा है, जहाँ झुकी कमर ले धीरे धीरे घूमती। माँ से कुछ न बनता तो कभी तार में सूखती, अपनी तिरस्कृत धोती छूकर, सूखी की नहीं। कभी खाट पर सूखते गेहूं में झुर्रियों वाले हाथ फिराकर उलट पुलट करती। कभी जमीन पर बिखरे दाने दाने को उंगलियों की चोंच सी बीन बिन कर वापस अनाज में मिलाती। माँ के पास बैठे मीकू, पलाश और श्रद्धा को अपने लिए कभी मूंगफली छिलने की मेहनत न करनी पड़ती। माँ मूंगफली छिल कर मुट्ठियों से बच्चों के हाथ में थमाकर ऐसे मुस्कुराती जैसे दुधिया मूंगफली उनके हलक में उतर गई। जो बच्चा खाना खाते बखत पास बैठ जाए तो माँ अपनी थाली का सबसे आकर्षण पदार्थ उठाकर देने का भरसक जतन करती। बढ़ता शरीर है, अभी मीठा ना खाओगे तो क्या हमारी उम्र में खाओगे। माँ मंथर चाल से आलेख से एक कागज की चिमुड़ी पुड़िया खोल प्रसाद के लड्डू पकड़ा देती। बड़ी चतुरता से मनीषा भाभी ने माँ को कड़ाही से कार्यमुक्त का एहसान चढ़ा रसोई से निष्कासित कर दिया। माँ को कभी अपने मन का बनाने खाने का हक नहीं लगा। अपनी ही रसोई में बाहरी की तरह छिप छिप कर झांकती माँ खुद ही खुद को तसल्ली देती, ठीक है, मुझे बैठी जगह थाली मिल जाती है, रसोई में जाकर और क्या करना। माँ के टॉयलेट से दुर्गंध के नखरे सभी के हैं, मगर मजाल आज तक किसी ने एक बाल्टी पानी झलेरने का कष्ट दिखाया हो। बाबा के जाने के बाद माँ अक्सर अपने कमरे में बैठी अकेली संस्कार चैनल देखती या कच्ची सांझों में घर के बाहर चौबारे पर बैठी दुनिया ताकती। कमरे की मटमैली दीवारों के बीच गठरी बनी माँ को जीते जी स्वर्ग मिल जाता जब कोई नाती चिपक कर आ बैठता। मुरझाए चेहरे पर वात्सल्य की कांति छा जाती जब मीकू कहता, नानी कहानी सुनाओ ना। माँ की खुशियाँ कितनी सस्ती हैं, उनके साथ बिताया वक्त ही उनको दिया सबसे कीमती तोहफा है। माँ की कहानियां अक्सर एक जैसे शुरू होती, वो सस्ते जमाने था बेटा। बाबा के जाने के बाद वसुधा के मन में धीरे धीरे एक भय समाने लगा। जाने अगली बार आने पर माँ मिलेगी या नहीं, जाने और कितने दिन। बाबा जब आखिरी बार ट्रेन में छोड़ने आए थे तब वो कौन जानते थे कि वसुधा अब अगली बार आएगी तो आंगन में सफेद चादर ओढ़े वसुधा का इंतजार करते रहेंगे। बाबा के दोस्त इसी गली के रामधर दीवान अंकल भी गुजर गए। बाबा के जाने के बाद उनके जानने वाले भी दुनिया से माँ और नीरज भैया का रिश्ता लगभग टूट गया।
ये बाबा की वही दुनिया थी जिनकी फिक्र में बाबा ने अपने बच्चों की खुशियों को ढेला भर महत्व नहीं दिया। आज उनकी वही दुनिया वसुधा को भूले भटके वर्धा की किसी गली या बाजार में मिलने पर कैसी हो बिटिया, दामाद बाबू बढ़िया हैं कहकर आगे बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, ये था उपन्यास फिर मिलोगी की आज का हिस्सा। मैं वैष्णवी मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए और महसूस कीजिए इस अद्भुत कहानी की हर धड़कन को।